नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि चीन द्विपक्षीय परमाणु हथियार वार्ता का विरोध कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की योजना बना रहा है। अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि हुई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट हुई थी। भारत ने फिलिस्तीनी हित के लिए अपने समर्थन और द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। डार्क वाटर पोत वायु को कम प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन उनका जल प्रदूषण फुटप्रिंट बढ़ रहा है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये कहा है कि चीन द्विपक्षीय परमाणु हथियार वार्ता का विरोध कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने नवीन सामरिक हथियार कटौती संधि स्टार्ट की एक अनुक्रमिक व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बहुपक्षीय होगा और इसमें चीन भी शामिल होगा। अमेरिका इसलिए चिंता में है क्योंकि यदि चीन इस संधि में शामिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में चीन के परमाणु भंडार दोगुने हो सकते हैं। हालांकि चीन ने इसका हिस्सा बनना अस्वीकार कर दिया है। रूस ने भी इसका विरोध किया है और इसे हमारी स्थिति का जानबूझकर विरूपण की संज्ञा दी है। रूस ने ये स्पष्ट किया है कि संधि में चीन की भागीदारी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि ये अमेरिका और रूस दोनों को 1550 वॉरहेड्स तक सीमित कर सकती है, जबकि चीन के पास केवल 290 वॉरहेड्स होने का अनुमान है। हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये संधि पहली बार वर्ष 2011 में लागू हुई थी। ये संधि अमेरिका और रूस दोनों को 1550 से ज्यादा सामरिक परमाणु हथियार रखने से सीमित करती है। साथ ही इन वॉरहेड्स को प्रमोचित करने वाली भूमि और पनडुब्बी आधारित मिसाइलों और बम वर्षकों पर प्रतिबंध भी आरोपित करती है। न्यू स्टार्ट ने वर्ष 1991 की स्टार्ट 1 संधि को प्रतिस्थापित किया है, जो दिसंबर 2009 को समाप्त हो गई थी। साथ ही इसने वर्ष 2002 की सामरिक आक्रमण न्यूनीकरण संधि यानी सॉर्ट का अधिक्रमण भी किया है, जिसे न्यू स्टार्ट के लागू होने के बाद समाप्त कर दिया गया था। अगली खबर इसरो से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के UR राव उपग्रह केंद्र ने 100 वाट के रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के 3 चरणों के विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। UR राव उपग्रह केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, जो सभी उपग्रहों के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार द्वारा इसरो के गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए विद्युत उत्पादन और तापीय प्रबंधन के लिए RTG का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हल्की और सुगठित अंतरिक्ष यान ऊर्जा प्रणाली है, जो असाधारण रूप से विश्वसनीय है। RTG प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से ऊष्मा का उपयोग करके प्लूटोनियम डाइऑक्साइड के रूप में विद्युत शक्ति प्रदान करता है। इस गर्म ईंधन और अंतरिक्ष के शीतल वातावरण के बीच तापमान में व्यापक अंतर को थर्मोकपल्स नामक विशेष ठोस अवस्था वाले धात्विक संयोजनों द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल्स गतिहीन भागों का उपयोग करके विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। RTG को कभी कभी परमाणु बैटरी के रूप में भी जाना जाता है। RTGs विखंडन रिएक्टर नहीं होते हैं और न ही इनमें प्रयुक्त प्लूटोनियम उस प्रकार का होता है जिसका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए किया जाता है। वर्ष 1961 में प्रथम अंतरिक्ष यान सहित कैसिनी, न्यू होराइजन, क्यूरियोसिटी आदि जैसे 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी अंतरिक्ष मिशनों ने RTG का उपयोग किया है। आइए अब आपको बताते हैं नासा द्वारा उपयोग की जाने वाली संबंधित तकनीकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु तापीय प्रणोदन यानी न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। NTP प्रणाली एक रिएक्टर कोर के माध्यम से एक तरल प्रणोदक को स्पंदित करके कार्य करती है। यूरेनियम परमाणु कोर के भीतर विभाजित हो जाते हैं। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन प्रणाली का पृथ्वी पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि इसे पृथ्वी की सतह से निर्मोचन के लिए आवश्यक बल की मात्रा का उत्पादन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन प्रणाली गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए अधिक अनुकूलन प्रदान करती है। ये मंगल ग्रह की यात्रा के समय को 25% तक कम कर सकती है और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये एक उड़ान चालक दल के ब्रह्मांडीय विकिरणों के संपर्क को सीमित करती है।
अगली खबर मुद्रास्फीति से संबंधित है। अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट हुई थी। अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पिछले 11 वर्षों में उच्च स्तर पर थी, जो कि 10.49% पर पहुंच गई थी। साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में 4.3% तक की गिरावट हुई थी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में तेल और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और निम्न आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट के कारण बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति की दर पर पिछले साल के सूचकांक का जो प्रभाव है उसे बेस इफेक्ट कहा जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के लिए लॉकडाउन की वजह से कम हुई आर्थिक गतिविधियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आपूर्ति की तुलना में मांग में अधिक गिरावट की पुष्टि की है। मुद्रास्फीति का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापन किया जाता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि अर्थव्यवस्था के क्रय मूल्य में कमी का संकेत देती है और मुद्रास्फीति में कमी क्रय मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। एक औसत मुद्रास्फीति बेहतर मानी जाती है। ये समृद्धि का समर्थन करने और अस्थिरता को कम करने में सहायक होती है। कीमतों में वृद्धि की स्थिति में लोग बाद में अधिक भुगतान करने से बचने के लिए तत्काल खरीदारी कर लेते हैं और इससे अल्पकालीन मांग में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से स्टोर में बिक्री और कारखानों में उत्पादन बढ़ जाता है। निम्न मुद्रास्फीति सार्वजनिक और निजी ऋण के उच्च स्तर की संधारणीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि ऋण मौद्रिक मूल्यों में अनुबंधित होते हैं और अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति ऋण के वास्तविक मूल्य को उच्च बनाए रखती है। आइए अब जानते हैं सीपीआई और डब्ल्यूटीआई के बारे में। सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है, जबकि डब्ल्यूपीआई उत्पादक स्तर पर परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक को मापने के लिए जिन वस्तुओं पर विचार किया जाता है वे हैं विनिर्मित उत्पाद, जिनका 63.75% भारांश होता है, और प्राथमिक वस्तुएं जैसे कि खाद्य, जिनका 20.02% और ईंधन एवं विद्युत का 14.23% का भारांश होता है। जबकि सीपीआई में जो वस्तुएं हैं वे हैं खाद्य और उत्पाद, जिन्हें 45.86% का भारांश है, आवास जिसे 10.07% का भारांश दिया गया है, और वस्त्रों तथा ईंधन आदि को 6.53% का भारांश दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सीपीआई का उपयोग करता है। भारत ने फिलिस्तीनी हित के लिए अपने समर्थन और द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक वक्तव्य देते हुए किसी एक का पक्ष लेना अस्वीकार कर दिया था। साथ ही संकट के द्विराष्ट्रीय समाधान का आह्वान करते हुए और न्याय संगत फिलिस्तीनी हित के लिए मजबूत समर्थन की घोषणा करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। वर्ष 1948 में भारत ने इजराइल के निर्माण के विरुद्ध मतदान किया था और वर्ष 1992 तक भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। हालांकि इजराइल ने वर्ष 1971 में और साथ ही कारगिल युद्ध में भी भारत की सहायता की थी। वर्ष 2013 तक भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था। भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठता फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों की कीमत पर नहीं आई है। वर्ष 2003 में भारत ने इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक पर दीवार के निर्माण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। वर्ष 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया था और वर्ष 2014 में भारत ने गाजा में इजराइल के आक्रमण की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में एक डी-हाइफेनेटेड नीति को आगे बढ़ाने का निर्णय किया था। इजराइल के साथ संबंधों का डी-हाइफेनेशन का मतलब है दो इकाइयों पर अलग अलग रूप से विचार करना और उन्हें भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में मानना। इजराइल के साथ भारत के संबंध अपने हितों के आधार पर होंगे, जिनका फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों से कोई सरोकार नहीं होगा। डी-हाइफेनेटेड नीति निश्चित रूप से भारत का किसी एक पक्ष की ओर झुकाव का संकेत नहीं देती है, बल्कि ये राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर एक नई मुखर और सक्रिय विदेश नीति को दर्शाती है। डार्क वाटर पोत वायु को कम प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन उनका जल प्रदूषण फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के सल्फर 2020 विजन के अनुसार पोतों के ईंधन में सल्फर की मात्रा की अधिकतम सीमा के लिए
मानकों के निर्धारण से समग्र सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन में 77% की गिरावट आएगी। वर्ष 2020 में आईएमओ ने सल्फर की अत्यधिक मात्रा युक्त ईंधन पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला नियम लागू किया था। क्योंकि सल्फर की कम मात्रा वाला ईंधन बहुत महंगा हो सकता है, इसलिए आईएमओ पोतों को निकास स्क्रबर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। ये एग्जॉस्ट से निकलने वाले प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए उच्च मात्रा और उच्च गति वाले जल स्प्रे का प्रयोग करता है। स्क्रबर दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन लूप स्क्रबर, ये अपशिष्ट जल को समुद्र में या बंदरगाह पर निर्मुक्त करते हैं, जबकि क्लोज लूप स्क्रबर डंपिंग से पहले अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं। हालांकि प्रतिबंध ने स्क्रबर्स की फिटिंग को प्रेरित किया है, लेकिन आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि ज्यादातर स्क्रबर ओपन लूप स्क्रबर हैं। इसके कारण खतरनाक प्रदूषकों और कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन सहित विषाक्त रसायनों से युक्त 10 गीगाटन स्क्रबर अपशिष्ट जल को निर्मुक्त किया गया है। इसने न केवल संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संकटग्रस्त कर दिया है, बल्कि समुद्री खाद्य के उपभोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अपने सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है, जिसमें भारत को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए पोतों में क्लोज लूप स्क्रबर फिट किए जाएं। सागरमाला भारत का बंदरगाह आधारित विकास कार्यक्रम है, जो जल परिवहन को बढ़ावा देता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। कोविड-19 टीके तक वैश्विक पहुंच। कोवैक्स एक पहल है जिसे सबसे निर्धन देशों की भी वैक्सीन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया था। ये पहल WHO, यूरोपीय आयोग और फ्रांस की सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में आरंभ की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक टीका व टीकाकरण गठबंधन गावी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी और यूनिसेफ इसके कार्यान्वयन भागीदार हैं। हालांकि कुछ निर्माताओं पर अधिक निर्भरता, टीके की अग्रिम बुकिंग और धन की कमी के कारण ये पहल अभी तक अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी है। बबल कर्टेन। भारत में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग यमुना नदी में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए किया जा रहा है। प्लास्टिक को महासागरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये एक गैर आक्रामक समाधान है। पोत और मछलियां वायु के बुलबुलों से गुजर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक रुक जाएगा। बबल स्क्रीन एक विशेष रूप से डिजाइन की गई एयर ट्यूब पर निर्मित की गई है, जिसे नहर या नदी के तल पर तिरछा रखा जाता है। ये अपशिष्ट को सतह पर लाती है और प्लास्टिक को तट की ओर भेजती है, जहां इसे बाहर निकाला जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रंग कूटबद्ध चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज कलर की चेतावनी जारी की है। IMD किसी भी मौसम प्रणाली की तीव्रता के आधार पर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड रंगों में रंग कूटबद्ध चेतावनी जारी करता है। ये चेतावनियां मुख्य रूप से प्रशासकों को मौसम से संबंधित विनाशकारी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों के प्रबंधन के लिए तैयार रहने और अपने संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए जारी की जाती है। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन। हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई है। सूक्ष्म जलवायु मृदा के तापमान, वायु के तापमान, पवनों की दिशा, मृदा की नमी और वायु की आर्द्रता जैसे कारकों के बीच स्थानीय परस्पर क्रिया है। ये क्रिया दिन रात के प्रभाव और मौसमी प्रभावों से प्रभावित होती है। सूक्ष्म जलवायु के प्रभाव या तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं, या वे इसके प्रभावों को उच्च तापमान, सूखा, अनियमित वर्षा या देर से वर्षा के रूप में बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। सियुलेकेंथ मछली। सियुलेकेंथ गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक अत्यंत दुर्लभ मछली की प्रजाति है, जो हिंद महासागर में जीवित पाई गई है। ये माना जाता है कि ये डायनासोर के साथ 65 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। सियुलेकेंथ की केवल 2 ज्ञात प्रजातियां हैं। एक अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर कोमोरोस द्वीप समूह के निकट पर्यावासित है और दूसरी प्रजाति सुलावेसी, इंडोनेशिया के तट से दूर पाई जाती है। IUCN की सूची में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। वहीं सुलावेसी सियुलेकेंथ वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है। और अब बात करते हैं सिकेडा के बारे में। ब्रूड एक्स या ब्रूड 10 के नाम से लोकप्रिय सिकेडा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भूमि से बाहर आने लगे हैं। सिकेडा शाकाहारी होते हैं और मृदा में रहते हैं। ये वृक्षों की जड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये प्रजातियों के आधार पर 3 से 17 वर्ष तक की अवधि के लिए भूमिगत रहते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।